हेलो फ्रेंड्स, मैं पार्वती प्रसाद आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर पार्थ एकेडमी के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं वही एमसीक्यूज मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं इसमें। बिफोर मूविंग अहेड आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ कि जेई में एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें आता है केवल एक, और ये एक क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स। तो ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंस का है। दैट मीन्स अगर ये स्किप भी हुआ तो आप टेंशन मत लीजिए। इसमें मैक्सिमम आपको जो करना है वो है न्यूमेरिकल्स। आप जितने भी फॉर्मूलाज है उसको रख लीजिए इसके, सो दैट आप इसमें आगे और अच्छे से जितने भी एमसीक्यूज है वो कर पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि saturated solution of KNO3 is used to make salt bridge. क्यों? Right? Because velocity of K plus is greater than NO3 minus. दूसरा है velocity of NO3 minus is greater than K plus. And तीसरा ऑप्शन है velocity of both, that is K plus and NO3 minus is nearly same. तो ये एक है, और KNO3 is highly soluble in water। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप चारों को देखोगे तो पहली चीज सॉल्ट ब्रिज कहाँ है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। मैंने थ्योरी में ये पूरा करवा दिया है, फिर भी आपको बताती हूँ। अगर यह हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास यहाँ पे होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे होता है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। तो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे हमारा होता है एक इलेक्ट्रोड, और अगेन सेम यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड आपका होता है दोनों में, और इन दोनों को एक्सटर्नली कनेक्टेड है विथ वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर अगर सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन देखना है तो, और अदरवाइज आपको वोल्ट मीटर आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको रीडिंग भी चेक करनी है तो। ठीक है, और एक जो इंटरनल सर्किट होती है वो होती है ये इन्वर्टेड यू ट्यूब की, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे कॉटन प्लग किया जाता है। ठीक है, वुडन ग्लास कॉटन प्लग किया जाता है, और इस सॉल्ट ब्रिज में यहाँ हो गया हमारा ये सॉल्ट ब्रिज, और इस सॉल्ट ब्रिज में हम फिल करते हैं अगर अगर। ठीक है, अगर अगर इज नथिंग बट जेल लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर हमारा क्या है KNO3। ठीक है, KNO3 क्या होता है, ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये क्या करता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मान लेते हैं कि ये है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, ये जो है ना यहाँ का इलेक्ट्रोड है जिंक, और ये सॉल्यूशन है ZnSO4 का। सिमिलरली यहाँ पे मान लेते हैं ये है हमारा एक सिंपल डैनियल सेल हम ले रहे हैं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड है Cu, और ये इलेक्ट्रोलाइट है इसका CuSO4। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होगा इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सीधे सीधे ये जो इलेक्ट्रोड से Zn2 प्लस है वो सॉल्यूशन में मिक्स होता जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड है धीरे 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 क्या हो जाएगा, गल जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा इनटू द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा Zn2 प्लस जमा हो जाता है। ठीक है, और सेम वे में यहाँ जब रिडक्शन होता है, ये जब हम यहाँ पे रिडक्शन का मैं लिख देती हूँ, जब रिडक्शन होता है तो जो सॉल्यूशन में Cu2 प्लस है ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट होता है इनटू Cu। ठीक है, जब ये कन्वर्जन होता है Cu2 प्लस का Cu में, तो SO4 माइनस का एक्यूमुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। SO4 2 माइनस का, ऐसे बहुत सारा SO4 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हाफ सेल आपका कंप्लीटली पॉजिटिव आयन से और ये हाफ सेल कंप्लीटली नेगेटिव आयन से फिल हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा, जब हमारा दोनों साइड में आयंस बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, एक साइड में बहुत ही प्लस है एक साइड में बहुत ही माइनस है, तो ये सेल वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। इसलिए इसकी वर्किंग के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये KNO3 दे रखा है, या इसे हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, या इसे हम कहते हैं
इंटरनल सर्किट, ठीक है, या आयोनिक कंडक्टर, ये क्या करता है, ये डिसोसिएट होता है इनटू K प्लस एंड NO3 माइनस। सी, ये क्या करेगा, ये K प्लस एंड NO3 माइनस, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर NO3 माइनस इधर पे आता रहेगा, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, और इस तरफ स्टूडेंट्स यहाँ पे K प्लस आयन आता रहेगा। इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस्ड हो जाएगा दोनों सेल में। तो ये न्यूट्रल करने के लिए, सेल को न्यूट्रल करने के लिए या नेचुरली बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि जो हमने KNO3 है, ये जो यूज किया है सॉल्ट ब्रिज में, ये क्यों किया है? तो उसके पीछे सिंपल रीजन है। देखो, अगर K प्लस ग्रेटर है और NO3 माइनस लेसर है, ठीक है, तो ये चीज समझना कि फिर ये बैलेंसिंग भी वैसा ही गड़बड़ होगा, यानी कि ये सेल इम्बैलेंस्ड रह जाएगा और ये सेल हमारा बैलेंस होगा। तो इस तरह से क्या होगा, गड़बड़ होगी, अगेन सेल क्या करेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोथ आयन, यानी कि K प्लस और NO3 माइनस का वेलोसिटी नियरली सेम होना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉपरली इधर जितना अमाउंट ऑफ NO3 माइनस जा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ K प्लस दूसरे हाफ में भी यहाँ पर आना चाहिए है। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर है? So this is our correct option. Now moving ahead with the next question, that is second, ठीक है, the correct order of equivalent conductance at infinite dissolution of LiCl, NaCl and KCl is, हमारे पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बोला गया है LiCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन KCl, दूसरा हमारा बोला है KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, तीसरा है NaCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन LiCl, एंड द फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी, ये कहा है LiCl ग्रेटर देन NaCl, सॉरी LiCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन NaCl। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं, ठीक है, ये जो चारों ऑप्शंस हैं, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, यानी कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा। क्लियर? तो इसमें आपको जाना पड़ेगा आपके चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 11th में, जहां पे आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया है। क्या बताया है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप लोगों को क्या बताया था, ये है हमारे जो, देखिए यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज Li, Na और K। Cl के ऊपर तो ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे मेटल के ऊपर ही डिपेंड है, मेटल आयन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 की बात की जा रही है, किसकी? ग्रुप 1, इसी में है हमारे पास Li, ठीक है, देन Na, देन K, ठीक है। ये जो तीनों आयंस आएंगे, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो तीनों आयंस का जब आप डाउन द ग्रुप आयोनिक साइज, क्या आयोनिक साइज देखते हैं, तो आयोनिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? जब आयोनिक साइज इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर, ये डबल एल आएगा, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, राइट? तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स जो हमारा K प्लस है वो सबसे नीचे है ग्रुप में, तो इसका कंडक्टेंस क्या होना चाहिए? हाईएस्ट, बराबर, देन Na प्लस, फिर उसके बाद आएगा Li प्लस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑप्शन बी, KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। क्लियर है? नाउ moving ahead to our third question is, the standard potential of the following cell is 0.23 volt at 15 degree Celsius and 0.21 volt at 35 degree Celsius, ठीक है। और हमको ये पोटेंशियल इस सेल का दिया हुआ है, जिसका सेल नोटेशन हमारे सामने है। ये एक हमारा मेटालिक कंडक्टर है, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एंड दिस इज आवर सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन साइड में, एनोड साइड में लिखा है, इसीलिए इस पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन
या ये कह सकते हैं ये एनोड हाफ सेल का हिस्सा है। तो हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, राइट दी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन के लिए हमें पहले एनोड और कैथोड लिखना होगा। तो एनोड पे क्या हो रहा है, पहली बात तो हम ये करेंगे कि हमको 1 मोल ही लेना है हर एक चीज। तो इसके लिए हम H2 का H+ में जो कन्वर्जन होगा वो 1 मोल ही रखना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हाफ H2 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया हाफ H2। हाफ H2 जो है रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, यानी कि क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू H+ आयन एंड विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। नाउ आगे देखेंगे तो कैथोड है। ठीक है, कैथोड पे क्या आएगा रिएक्शन, तो कैथोड पे रिएक्शन आएगा क्योंकि कैथोड पे कौन है, AgCl गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag, यानी कि यहाँ पे हमारा है AgCl सिल्वर क्लोराइड। सो ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है इनटू Ag। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये +1 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि Ag जो था, Ag किस फॉर्मेट में है, तो Ag यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Ag+ के फॉर्मेट में है ना। इन AgCl, Ag जो है प्लस के फॉर्मेट में, Ag+, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, और इसके साथ बन रहा है Cl-। सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैसियस। ठीक है, नॉट गैसियस, सॉरी, इट इज एक्वस। ठीक है, नाउ कभी भी आयन हमेशा जो रहेगा एक्वस में रहेगा, जैसे यहाँ पे भी ये एक्वस में ही रहेगा। ठीक है, नाउ अगर हमको इसका सेल रिएक्शन पूछे तो हमें इसका नेट रिएक्शन देना पड़ेगा। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, सी हाफ H2 प्लस AgCl। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसल, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा हमारा ये साइड में H प्लस प्लस Ag प्लस Cl माइनस। तो ये हमारा हुआ नेट रिएक्शन, यानी कि हमारा हो गया ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो calculate delta H delta S for the cell reaction by assuming that these quantities remain unchanged in the range that is 15 degree Celsius to 35 degree Celsius। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन, जो इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको पूछा है डेल्टा H और डेल्टा S। तो डेल्टा H तो हमको डेल्टा S के हेल्प से निकालना पड़ेगा, बट डेल्टा S का कुछ एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डेल्टा इसका फॉर्मूला, ये स्टूडेंट्स प्लीज रट लो, बिकॉज आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला सीधे सीधे आप याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे NF/dE/dt। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो N = 1, क्योंकि देखो हमने जब रिएक्शन किया था तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन करते हो। ठीक है, तो N = 1 है। F की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 96500, ये अपना कांस्टेंट है। देन DE दैट इज चेंज इन द पोटेंशियल्स, तो ये आ गया आपका DE विल बी 0.21 0.21 माइनस 0.23। ठीक है, एंड इट विल बी 0.02। क्लियर है। और जो हमारा टेम्परेचर यानी कि dt है, तो dt विल बी इक्वल टू व्हाट, 35 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज, दैट इज नथिंग बट 20 डिग्रीज सेल्सियस। इसे आप करेंगे केल्विन में कन्वर्ट, तो आपका क्या आएगा बताइए। और इसके लिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, इसके साथ जब आप ये सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, क्योंकि n भी है हमारे पास f भी है, हमारे पास de भी है, हमें dt भी पता है। तो जब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 96.5 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है। तो ये हमारा आएगा डेल्टा एस का वैल्यू, किसका, डेल्टा एस का वैल्यू। तो हमारा पहला एक पार्ट इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का डेल्टा एस निकल गया। अब डेल्टा एच निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें
पहली चीज तो डेल्टा एच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है डेल्टा एच का फॉर्मूला? तो डेल्टा एच का फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एक हाफ सेक्शन करके, ये हमारा है डेल्टा एच, इसका फॉर्मूला है डेल्टा जी। सी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर लास्ट ईयर हमने किया है 11th स्टैंडर्ड में, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा है डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो डेल्टा एच को निकालने के लिए मुझे लगेगा डेल्टा जी। अब डेल्टा जी निकालने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल सा है, मैंने एक ट्राइंगल आपको थ्योरी कराते वक्त बताया था, तो उसमें मैंने बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अभी ऐसा है स्टूडेंट्स कि जो जी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप इन दोनों में से ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं आपको ये वाले वैल्यू से लूँ, यानी 0.21, यानी कि जी एट 15 डिग्री सेल्सियस जो है उसको ले रही हूँ। ठीक है, उस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है माइनस एन क्या था 1 इंटू 96500 इंटू 0.21 एंड इट कम्स टू समवेयर अराउंड, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपको आएगा -2219 किलो, नॉट किलो सॉरी, जूल मोल इनवर्स। क्लियर है? तो ये आपको आंसर आएगा डेल्टा जी का। आपको ये क्वांटिटी मिल गई तो आप अपना डेल्टा एच आराम से निकाल सकते हो। तो डेल्टा एच के लिए आपको क्या करना है? बस चीजें सब्सटीट्यूट ही तो करनी है। -2195 -288, ठीक है, इनटू यहाँ पे आ गया -96.5, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये आपने कैलकुलेट की हुई चीजें यहाँ पे सिर्फ डाल दी है। अब करना क्या है? सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये देखो, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमने 288 क्यों लिया है। तो याद रखना ये हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, ठीक है, क्योंकि ये हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे लिया था तो हमने यहाँ पे जो केल्विन है उसको 15 डिग्री सेल्सियस को ही कन्वर्ट करके निकाला है। क्लियर है नाउ? तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको आएगा -4997 जूल मोल इनवर्स। क्लियर? तो ये आपका हो गया पार्ट सेकेंड ऑफ द क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये समझा होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है ये। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके, calculate the solubility of AgCl, third part है, in water at 25 degrees Celsius. Given standard reduction potential of Ag plus slash Ag, क्या होगा? And the couple is 0.80 volt at 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दे रखा है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, सोल्यूबिलिटी निकालना है हमें। क्या कैलकुलेट करना है? सोल्यूबिलिटी किस चीज का? तो AgCl का। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इसको जस्ट सिंपल वे में हम थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज कि हमें कहा गया है कि ई सेल निकालना पड़ेगा, लेकिन ई सेल के लिए मेरे पास डेटा बस इतना है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो बस इतना ही डेटा है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं ई सेल, बट इन वेरी सिंपल टर्म्स। आपको मैंने ये बताया है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख के और आंसर डायरेक्टली दे रही हूँ, कैलकुलेशन करिए। ये आपका आएगा 0.229, ठीक है, 0.229 वोल्ट। अब आपको ये मिला ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे रखा है। सी ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं ई नॉट सेल, दैट इज नथिंग बट ई नॉट एनोड। सी
सी नॉर्मली हम लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, पर हम लिख रहे हैं ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। तो क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मतलब साइन चेंज होता है, तो हम यहाँ पे क्या करें, साइन चेंज करने की जगह सीधा रिवर्स कर दिया, ठीक है। सेम वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हमको ई नॉट एनोड दिया हुआ है, दैट इज -0.80 माइनस ऑफ, हमने अभी निकाला है, ये माइनस में आएगा, ठीक है। हमने अभी निकाला है ई नॉट कैथोड, दिस इज फॉर ई नॉट कैथोड, तो ये आपका हो गया है -0.229 which will be equal to minus of 0.57 वोल्ट। क्लियर है? तो आपको ई नॉट सेल तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन अगर आपको निकालना है सोल्यूबिलिटी, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा केएसपी, दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। याद कीजिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने केएसपी के बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ आपको। केएसपी के बारे में, केएसपी था कुछ ऐसा कि अगर कोई भी आयन जो है इसमें डिसॉल्व होता है, तो केएसपी क्या होगा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे AgCl की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे AgCl की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे केएसपी होगा Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी Cl माइनस, ठीक है। तो दिस इज केएसपी फॉर ए गिवन सॉल्ट दैट इज AgCl, ठीक है। ये सॉल्ट के लिए आपके पास ये वाला केएसपी है। तो अब ये केएसपी आपको पता है कि क्या है, हमने एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड 11th में, उसमें पढ़ा हुआ है। अब इसका रिलेशन हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला ई सेल का, जिसको हमने, क्योंकि ई सेल अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कहा जाए तो वो हमेशा 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं नॉर्म्स इक्वेशन के, और ई नॉट सेल हो जाता है 0.0591 अपॉन n log ऑफ KSP। नाउ हमको KSP इसलिए क्योंकि हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। KSP आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने ई नॉट सेल अभी तो निकाला है, तो कुछ बचा ही नहीं आपको ज्यादा करने के लिए, ठीक है। आपको ई नॉट सेल पता है, दैट इज 0.57 इक्वल्स आपके पास रिमेनिंग चीजें, जैसे कि आपका ये 0.0591 अपॉन n है आपका 1, देन लॉग KSP, आपको इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको मिलेगा KSP का वैल्यू 2, दैट इज KSP का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.18 इंटू 10 पावर -10 मोल लिटर इनवर्स का होल स्क्वायर। नाउ अब आप बोलोगे मैम आपने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट तक हमसे निकलवा लिया, अब आगे क्या करना है? तो आगे स्टूडेंट्स, हमारा जो सोल्यूबिलिटी होता है ना किसी भी सिस्टम का, दैट सोल्यूबिलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ KSP। इसीलिए हमने यहाँ पे जो हमको सोल्यूबिलिटी जो हमारा K आया है ना, ये K इज नथिंग बट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए है, तो इसको ही हमको क्या करना है, स्क्वायर में आया है, हमें इसको बस स्क्वायर रूट करना है, नथिंग मच। और ये हमारा आ जाएगा 1.476, सी यहाँ पे आएगा 1.476 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल इन मोल लिटर इनवर्स, ठीक है। ये मोल लिटर इनवर्स इसका यूनिट आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर या पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन 3 का होता है। क्लियर है? सो ये आपको तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के समझे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है, रीड करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल data are useful for understanding the suitability of an oxidant in a redox titration. Some half cell reaction and their standard potential are given below. ठीक है, यहाँ पे आपको हाफ सेल्स दिया, इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ध्यान देना,
मैं हमेशा यहीं पे कंफ्यूज होती हूँ, तो आप भी ये याद रखना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ FeNO3 ट्वाइस। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको आगे ज्यादा दूर तक जाना नहीं है। ऑप्शन ए पे आप ध्यान दीजिए, पहला क्या है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है MnO4 minus can be used in aqueous HCl। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या कहा है, MnO4 माइनस। तो यहां पर क्या होता है, Mn जो है +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये इस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है Mn+2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये +4 से +7 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है, यानी कि इसने कुछ अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर आपका यहाँ रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, तो E0 सेल कैसा होगा वो देखिए। अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका E0 सेल समझिए, क्या दिया है, E0 दिया है आपको 1.51। क्लियर है। अब आपको पूछा है HCl, तो सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, और ये सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्लियर। तो ये सेल तभी जाके कंस्ट्रक्ट हो पाएगा जब ये E0 सेल मेरा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। नाउ अगर आप देखोगे तो HCl का जो Cl है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है E फॉर Cl माइनस, ये जो दिया हुआ है आपको 1.40 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि आपका HCl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इट इज लेस देन Mn+2 का, ठीक है। सो हमारा जो E0 सेल होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, E0 सेल का वैल्यू आ जाएगा 1.51, दैट इज कैथोड, माइनस एनोड दैट इज 1.40। nothing but answer is positive 0.11 वोल्ट। क्लियर। अगर आपका ये 0.11 वोल्ट है पॉजिटिव में, यानी कि सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, पहली चीज। अब सेल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या, MnO4 कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl। और साथ ही साथ अगर आप Fe को देखते हो, तो Fe का भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लेस देन आपका Mn+2 है। तो इट मीन्स कि अगेन ये भी आपका क्या हो जाएगा, इन एनोड, ये आपका एनोड में चला जाएगा, ये आपका कैथोड में चला जाएगा। सो दिस सेल ऑल्सो कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्लियर है। सो दिस इज द रीजन कि आपको मैंने कहा था आपको ज्यादा आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, पहला ही क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ मूविंग अहेड with the next question, that is question number 5. In the electrolytic cell, flow of electrons in from, यानी कि आपको जो सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, दूसरा है कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, यहाँ पर एक कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, एंड देन एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। इसको स्टूडेंट्स एक ही चीज याद रखिए, जब भी आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमेशा कहाँ से, कैथोड से एनोड में फ्लो करता है, ठीक है। और जो करंट होता है, ठीक है, जो हमारा करंट होगा वो रिवर्स, यानी कि एनोड टू कैथोड होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैथोड टू एनोड फ्लो होता है, जैसा कि हमारा गैल्वेनिक सेल में वो इसका उल्टा होता है, जबकि यहाँ पर कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसके साथ ये याद रखिए कि इतना तो हमें समझिए कैथोड टू एनोड है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ हो रहा है सेल के अंदर, ये इलेक्ट्रोड्स जो इसमें इमर्ज्ड होते हैं
और यहाँ पे जो भी हमारा बैटरी या करंट सप्लाई दिया हुआ है वहां पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिएक्शन है वो यहाँ होगा। तो जब यहाँ रिएक्शन होगा तो सपोज कर लेते हैं कि Na+ और Cl- का रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Na+ क्या करेगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, और Cl- एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नॉट प्लस यहाँ पे माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यानी कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको यहाँ दिखता है, यानी कि इंटरनल सप्लाई में, यहाँ आयंस में, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो इंटरनल है, यानी कि आयनिक फॉर्म में है। हमेशा याद रखिए कि दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल सर्किट, एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल सर्किट हम इसे कहेंगे जो कंडक्टर और जो भी हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उससे कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड हो, और इंटरनल यानी जो आयोनिक होता है वो। तो आयोनिक के हिसाब से हमारा आयंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा आयंस में होने से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होने की वजह से वो इंटरनल सप्लाई का पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें दिखेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टूडेंट्स यूज द सेम स्टॉक, याद रखिएगा, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 एंड सॉल्यूशन ऑफ CuSO टू मेक डैनियल सेल। ये लोग डैनियल सेल बना रहे हैं, दो स्टूडेंट्स है, ठीक है। नाउ द EMF ऑफ वन सेल इज 0.03 वोल्ट हाइयर। मान लेते हैं कि एक जो पहला स्टूडेंट है उसने EMF निकाला होगा E1 और दूसरे का हो गया E2, ठीक है। नाउ दो EMF है, इसमें से आगे क्या लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 इन दी सेल विथ हाइयर EMF। मान लेते हैं कि ये वाला इज हाइयर EMF, ठीक है, जो सेकेंड वाला है वो हाइयर EMF है। तो उसकी जो वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो है 0.5 मोलर। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 इन अदर सेल। ठीक है, हमको ये चीज दी हुई है तो हमको इसके ऊपर दिमाग खर्चा नहीं करना है। जो हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं कि लिया होता है हमने 0.0591 एक्सेट्रा, तो 912, इसको इन्होंने सीधे सीधे 0.06 दे दिया। तो हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना। ठीक है, हमारे पास दो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट का हमें कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया है, दूसरे स्टूडेंट का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है एंड इट इज समवेयर 0.5 मोलर। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 दिया हुआ है। नाउ अब देखिए, बना तो दोनों डैनियल सेल ही रहे हैं, और डैनियल सेल का हमारा जो सेल नोटेशन है वो ऐसा है, Zn गिविंग Zn2+, देन Cu2+ गिविंग Cu। ठीक है, नाउ Zn का कॉन्सेप्ट, Zn का तो हम, क्योंकि ये सॉलिड होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम काउंट ही नहीं करते हैं। Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया है C, और Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया है C फॉर द स्टूडेंट जिसका आया है EMF E1। नाउ अगर हम दूसरे स्टूडेंट का जिसका EMF आया है E2 उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो Zn का तो कॉन्सेंट्रेशन C होगा, लेकिन Cu का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दे रखा है, दैट इज 0.5 मोलर। क्लियर है, ये चीज हमें दी हुई है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा EMF है, फर्स्ट का हमने लिया है E1 और दूसरे का हमने लिया है E2। अब नॉर्मल हम नर्म्स इक्वेशन से जो कैलकुलेट करते हैं EMF या E सेल, वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट E सेल। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे हमारा फॉर फर्स्ट है तो E सेल 1 अगर है तो E0 सेल, या हम सेल अभी नहीं लिखेंगे, बस इस बार लिखा है, आगे नहीं लिखूंगी, ध्यान रखिएगा। E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। N की जगह आएगा 2, क्योंकि हमारा आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। देखो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, N की जगह डायरेक्टली 2 ले रहे हैं। एंड लॉग
ऑफ सी अपॉन Cu2+। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो डेफिनेटली जिंक का Zn2+ ये प्रोडक्ट हो गया एंड Cu2+ का क्या हो रहा है Cu, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आएगा। इन द सेम वे जो हमारा E2 है, ठीक है, यानी कि सेकेंड स्टूडेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जिसने जो सेकेंड स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका आएगा E0 माइनस 2.303 RT/2F log ऑफ C अपॉन, अब देखिए Cu2+ का इसमें दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया 0.5। क्लियर। नाउ आपको ये चीज दोनों की मिल गई। आपको बोला है कि जो डिफरेंस है, यानी कि क्या बोला है, ईएमएफ ऑफ वन सेल इज 0.03 से हाइयर है, यानी कि आपको दोनों सेल का डिफरेंस दिया हुआ है। मैंने बोला मान लीजिए हाइयर E2 है, तो E2 माइनस E1 हम करेंगे, तो बहुत एक लंबा सा फॉर्मूला आएगा। इस इतने चीज को मैं डायरेक्टली क्या ले रही हूँ, 0.06 लेती हूँ, ये डायरेक्टली 0.06 ले रही हूँ। तो क्या होगा, E2 क्या है, तो E2 है E0, ठीक है, E0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ C अपॉन 0.5, देन होल माइनस, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट, ये होल माइनस E0 माइनस, अभी E1 के लिए भी हमने क्या लिया 0.06, ये वाला पोर्शन जो है ये इतना, ये हमने लिया है क्या 0.06। नाउ 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ C अपॉन Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। नाउ ये चीज हमने की और ये हमको इसकी जो वैल्यू है हमको दे रखी है इन्होंने 0.03 वोल्ट। क्लियर है, इधर तक हमको दिया है, दिस इज गिवन, राइट, ये हमारा है गिवन। अब जो चीज गिवन है तो इसके आगे हमारे पास अननोन क्या चीज बच रही है, तो अननोन सिर्फ C बच रहा है, तो अननोन हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि E0 तो कैंसिल हो जा रहा है, माइनस ओपन होगा तो ये और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा जो इन्हीं में हमको जो भी है कैलकुलेशन करना है। तो हमारा जो Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, यहाँ पे जो C का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ये C की जो वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली Zn की वैल्यू है, बट Zn और Cu का सेम है, इसी वजह से हम सेम ही ले रहे हैं। तो जो वैल्यू आएगी C क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, C ये आपका आ रहा है 0.06/2, ठीक है, लॉग ऑफ 0.5 upon concentration of Cu2+। क्लियर। नाउ इट इज इक्वल टू 0.03, ये हमें दिया है, जैसा मैंने अभी यहाँ नीचे लिखा है, तो हमने इसको सब्सट्रैक्ट करके निकाला है, तो ये हमारे पास है गिवन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ क्या करना है, ये वाला टर्म फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड कर लिया तो Cu2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। नाउ इट इज, ध्यान दीजिएगा, लॉग 0.5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ इज इक्वल टू क्या आएगा, सी 0.03 अपॉन 0.06 इंटू 2, ठीक है, एंड हेंस ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब याद रखिएगा, हमको ये पता है, ठीक है, जब भी एक साइड लॉग हो और दूसरे साइड हमारा कुछ ना हो, तो हम क्या करते हैं उसमें दूसरे साइड में, सॉरी ये Cu2+ है, दूसरे साइड में हम एंटी लॉग कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 अपॉन Cu2+ इज इक्वल टू 10, एंटी लॉग किया है 10 आ गया। अब जैसे आपको 10 मिला, आगे का पूरा क्लियर हो जाता है हमारा रास्ता, कि हमने 0.5 को एक साइड लेना है या Cu2+ को इधर लेके 10 को इधर ले आए, तो हमारा जो वैल्यू आएगा
that will be for concentration of Cu2 plus it will be equal to 0.05 molar. क्लियर है? तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया है क्या 0.05 मोलार फॉर दी फर्स्ट सेल, क्योंकि सेकेंड सेल का तो हमको दिया हुआ है दैट इज 0.5। क्लियर है? जो सेकेंड स्टूडेंट का है जिसका हायर आया था उसको हमें दिया हुआ है 0.5। इसके लिए हमने सिर्फ इवन का निकाला, यानी फर्स्ट स्टूडेंट का जो सेल है उसमें Cu का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाला और वो हमको मिला है 0.05 molar. Clear? So this was all about the sixth question. I hope ये आप लोग को clear हुआ है। EMF of cell दिया हुआ है आपको at 298 Kelvin 0.2905, ठीक है? और आपको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, यानी कि आपको K पूछा हुआ है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो याद रखने के लिए मैं KEQ लिखूंगी सो दैट आपको भी समझ में आता जाए कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि इसका एक मेन इंपॉर्टेंस है जिसका पॉइंट मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। आप स्टिल फिर भी मैं आपको ये बता दूंगी क्या पॉइंट है वो। तो सबसे पहली चीज तो आप है ना रिएक्शन लिख लीजिए किसी भी क्वेश्चन का, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जिंक है प्लस Fe2 प्लस है जो कि दे रहा है क्या Zn2 प्लस Fe। ये हमको टोटल जिंक का रिएक्शन मिला है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या बोला गया है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको नर्स्ट इक्वेशन में ही दिया, दैट इज E cell is equal to E naught minus 0.0591 upon n log of K, where K is your equilibrium constant। आपको बोला है कि आपको सेल रिएक्शन का KEQ निकालना है, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ही निकालना है। जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पर आ जाए तभी आपको K निकालना है, उसके पहले नहीं निकाल सकते। यानी कि ये जो दिया है इन बिटवीन दी रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में आपका EMF ऑफ सेल दिया हुआ है। अगर आपका EMF ऑफ सेल स्टार्ट में ही दिया है तो आप ये कहोगे कि E सेल जो है वो आपका है 0.2905 और जो आपका N है आप देख सकते हो इस रिएक्शन में कि 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हुआ है। जब भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हुआ है यानी कि N विल बी इक्वल टू 2। तो अकॉर्डिंगली अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं इस वाले, तो ये आ जाएगा आपका 0.2905 इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब रिएक्शन के हिसाब से आयंस कौन है Fe2 प्लस और Zn2 प्लस, तो प्रोडक्ट कौन है Zn2 प्लस, हमारा आ जाएगा Zn2 प्लस, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट आएगा आपका Fe2 प्लस, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है आपको यहाँ पर दिया हुआ दैट इज 0.1 मोलार 0.01 मोलार एंड Fe2 प्लस का दिया है 0.001 मोलार। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको E नॉट की वैल्यू जो है मिल जाएगी एंड दैट इज नथिंग बट 0.32 वोल्ट। क्लियर है ना? आपको E नॉट की वैल्यू पता चल गई। सेम इक्वेशन आपको यूज करना है। इस इक्वेशन में आपको बस याद रखना है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम पर आपका जो E सेल होता है E सेल होता है 0। यही मैंने बोला था इक्विलिब्रियम का आपको याद रखना है दैट इज 0। अगर ये 0 है तो अकॉर्डिंगली आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 0 इक्वल टू E नॉट का मतलब होगा 0.32 माइनस 0.0591 अपॉन n मतलब 2 एंड लॉग ऑफ KEQ। क्लियर है? तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे तो मुझे कुछ बताना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो है KEQ यानी कि लॉग अगर आप हटाते हो तो आपका एंटी लॉग लगता है और ये सॉल्यूशन पे आ जाता है आपको 10⁻0.32 डिवाइड बाय 0.0295। ये 0295 कहाँ से आया? तो यहाँ से आया है, ठीक है।
तो ये जैसे आप एक साइड लेके गए एंड ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको आएगा log k ई क्यू क्लियर, एंड देन आपको ये वैल्यू आएगी। जब आप एंटी लॉग करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगी। सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट ये आपका जो ऑप्शन नंबर है बी, ये आपका होगा करेक्ट। ओके, सो मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8, find the equilibrium constant at 298 Kelvin। ठीक है, यहाँ पे आपको 298 केल्विन पे निकालना है, यानी कि अगेन आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हो 0.059 वाला। ठीक है, फॉर द रिएक्शन ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इंडियम है नॉट एलन, दिस इज इंडियम। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको Cu का भी पोटेंशियल दिया हुआ है, इंडियम का भी दिया है। लीजिए यहाँ पे Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपको गलत दे दिया है, ये नहीं होता, ये होता है आपका 0.34। ठीक है ना, जो आपका कैथोड है, कैथोड यानी जहाँ पे रिडक्शन हुआ है, देखिए तो Cu2 प्लस से Cu प्लस में कन्वर्जन हुआ है, यानी कि आपका रिडक्शन हुआ है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये आ गया 0.34 माइनस एनोड आपको दिया हुआ है 0.42। आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 0.76। ठीक है, अब यही आपको यूज करना है और आपको के निकालना है। आपको ई नॉट सेल मिल गया है, तो अभी आपको क्या करना है, ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। इक्विलिब्रियम पे जो हमारा ई होता है वो 0 हो जाता है, तो नॉन इक्वेशन हमने सेम लिख लेना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन सी। यहाँ पे एक नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बार में हो रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एंड देन log of Kc, that is equilibrium constant, log of K। now अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो फर्दर तो आपको आ जाए, जैसे मैंने बोला इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0.76, तो बचा आपके पास क्या, सिर्फ इसे निकालना है। ठीक है, तो आपको log K जो मिलेगा वो आएगा आपका 1.55 अपॉन माइनस 0.05912। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि आपको log K मिल गया। अगर आपको सिर्फ K निकालना है तो क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे जो कुछ भी आंसर आएगा उसको एंटी लॉग कर देना, तो ये आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? सो दिस वाज 8th क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको दिया है हाफ सेल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, जो करोजन होता है आयरन में। ठीक है, वो तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है, एक है H प्लस एंड O2। ठीक है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं H2O का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Fe को कन्वर्ट करता है इनटू Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। ठीक है, जो हमारा ऑक्साइड है Fe का उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बताया कि इसका Fe2 प्लस का Fe में कन्वर्जन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.44। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सी, फॉर EMF टू बी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शुड अकर एट आयरन इलेक्ट्रोड। रीजन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, यानी जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिडक्शन में जाता है और जो छोटा होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाता है, तो इसको हमेशा ऑक्सीडेशन में होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली जो आपका ई सेल होगा या ई नॉट सेल होगा, ये होगा 1.23 माइनस ऑफ माइनस 0.44। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, 0.44, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 1.67 वोल्ट। क्लियर? नाउ आपको ये मिल गया 1.67 वोल्ट। आगे आपको पूछा है डेल्टा जी निकालना है, आपको और कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ डेल्टा जी निकालना है। इसमें क्या है, फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, ये आपको पता ही है। तो आपको n की वैल्यू पता चल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है, राइट, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, देन आपका जो फैरेड है दैट इज 96500, राइट,
ये आपका 96500 है, इनटू जो हमारा ई नॉट सेल है वो है 1.67 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ओवरऑल, सी यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गई, यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में, आपको माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू -322 किलो जूल। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज, उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है ऑप्शन, पहला पार्ट है ए, नॉट ऑप्शन, पहला पार्ट है ए, जिसमें आपको बोला है कैलकुलेट, जिसमें गिवन क्या है, डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ एजीसीएल इज दिस मच, ठीक है, देन डेल्टा जी एफ ऑफ सीएल माइनस इज दिस मच, ठीक है। नाउ एजी प्लस का जो आपको किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इनका जो डेल्टा जी एफ है वो दे रखा है। अब आपको निकालना है कैलकुलेट ई नॉट सेल, नॉट एक्चुअली ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ जो है आपको दे रखा है एजीसीएल का। कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन, आपको ई नॉट सेल निकालना है और फाइंड log 10 KSP ऑफ एजीसीएल। तो इतनी चीज आपको पार्ट ए में करना है। देखिए सबसे पहला है डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। आप पहले क्या करोगे, डेल्टा जी नॉट निकालोगे फॉर रिएक्शन। ये क्या होता है, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं सारा, हमको तीनों का दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का एक एजीसीएल है उसका भी दिया है हमको, रिएक्टेंट का एजी प्लस और सीएल माइनस का भी दे रखा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस इसको एडिशन सॉरी सब्सट्रैक्शन करना है। 109 माइनस 109 है, दैट इज प्रोडक्ट, माइनस ऑफ माइनस 129 प्लस 7 ठीक है, ये करना है। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे हमें ये मिलेगा -57 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये चीज हमको डेल्टा जी ऑफ एनीथिंग, उसका जो फॉर्मूला अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हो तो ये मैंने आपको बताया है, -NFE नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी तो हमको मिल गया -57 किलो जूल। हमको अगर एन देखा जाए तो 1 है, फैरेड देखा जाए तो 96500 है, और उसके साथ आपका जो ई नॉट सेल है ये है आपका निकालने की जरूरत, ठीक है, यानी कि ई नॉट सेल भी तो हमें चाहिए है, बाकी चीजें तो हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको जो ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.59 वोल्ट, ठीक है। अब ये मिला तो आप क्या करो, सीधी बात है, आपका ये इक्विलिब्रियम पे है और नॉन इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या 0.05912 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ KSP, दैट्स इट। आपको E क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है तो 0 हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की, दैट इज 0.59। देन उसके बाद आप देखो तो n की वैल्यू भी आपको पता है 0.05912 अपॉन n की वैल्यू आपकी है 1 एंड बचा आपका log KSP, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको log KSP की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू log KSP की जो वैल्यू है इक्वल टू 10 आपको मिल जाएगी जब ये आप सिंप्लीफाई करोगे। क्लियर है? सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी है। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे तो आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी। अगर आप पार्ट बी देखते हैं तो आपको क्या लिखा हुआ है पहले वो देखिए, 6.539 into 10 power minus 2 gram of zinc metal, metallic zinc that is weighing around, जिसका atomic mass unit है 65.39 was added to 100 ml of saturated solution of AgCl। आपने 100 ml saturated solution of AgCl लिया है और कैलकुलेट करने बोला है log K, इन शॉर्ट, या ये इक्विलिब्रियम पे आपको ये फाइंड आउट करना है, दिस इज नथिंग बट log K आपको निकालना। आपको ये दोनों रिएक्शन का पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है।
और इसके साथ आपको हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ag फॉर्म हुआ है ये आपको निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। अगेन आप पहले चीज सबसे क्या कर लो कि आप कैथोड और एनोड दोनों के रिएक्शंस लिख लो, तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ जिंक क्या करता है, जिंक लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट होता है Zn2+, ये आपका हो गया एनोड, ठीक है। सेम वे में आप कैथोड लिखोगे तो आएगा आपका 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Ag, क्लियर। तो सबसे पहले ये चीज, अब मैंने ये 2 क्यों लगाया है, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का। ये कटा तो हमारा नेट रिएक्शन जो है सेल का वो हो गया Zn प्लस 2Ag गिविंग Zn2 प्लस 2Ag, क्लियर। नाउ ये हमको मिला नेट सेल रिएक्शन। अब दूसरी चीज हमें जो निकलेगी ये है मोल्स ऑफ जिंक, वो कैलकुलेट करना होगा। तो मोल्स ऑफ जिंक अगर आप देखते हो तो ये है मोल्स ऑफ जिंक इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 65.39 दैट इज द मोलर मास। अगर आप ये कैलकुलेट करते तो ये आता है 10⁻³ मोल, क्लियर। तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ जिंक। नाउ आपको बोला है फाइंड मोल्स ऑफ Ag एज वेल, ठीक है, और उसके साथ आपको log K भी निकालना है। तो log K निकालने के लिए आपको तो सबसे पहली चीज याद रखना है नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन इतने देर में आपको काफी ज्यादा बाय हार्ट हो गया होगा, ठीक है। ये आपका नर्न्स इक्वेशन हो गया, log K मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो E क्या होगा 0, E0 आपने निकालना है अगर, तो ये देखिए जिंक के रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है इसका आपको दिया है E0 कितना -0.76, और इसका आपको दिया है E0 ऑफ क्या है Ag प्लस टू Ag का जो कन्वर्जन है इसका आपको दिया है 0.80। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे हमने अगर ऐड किया तो ये भी ऐड होगा और हमारा E0 सेल जो है वो आ जाएगा आपका 1.56, क्लियर। तो आपने क्या करना है E0 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, दैट इज 1.56 माइनस आपको ये तो पता ही है 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 है एंड देन बचा log K। सारी चीजें आपके पास है, कैलकुलेट करिए, सीधी बात है, तो आपको log K की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसी तरह अब डायरेक्टली K निकालेंगे तो K की वैल्यू आपको मिलेगी, K विल बी इक्वल टू 5.2.8, ये सॉल्व है, ठीक है। एंड देन अगर आप निकालते हैं मोल्स ऑफ Ag, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, जो आपको log K था वो निकाला, तो डायरेक्टली K अगर आप निकालते हैं तो भी ये आपको मिल जाएगा, log K भी आप इसमें से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag की बात आती है तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 into 0.1 equal to 10⁻⁻6 moles, मोलारिटी, ठीक है, मोल्स, सॉरी नॉट मोलारिटी, दिस इज मोल्स, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 10⁻⁵ into 0.1 दैट इज 10⁻⁻6 moles, clear। Now moving ahead with the next question, that is 11th, but Beholens reagent used for the detection of aldehyde when a solution of AgNO3 is added to glucose with NH4OH, then gluconic acid is formed. Now Ag plus electron gives Ag C6H12O6, that is nothing but glucose, plus H2O gives C6H12O7, which is nothing but gluconic acid. Now 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये इतनी चीजें जो है कॉम्प्रिहेंशन में दी हुई है कि क्या Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हुआ है और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, और AgNH3 ट्वाइस जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Ag सॉलिड और NH3 में कन्वर्ट हुआ है, और इन तीनों का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज 0.8
फॉर Ag प्लस टू Ag देन आपका आता है ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसका आपको दिया है -0.05 वोल्ट एंड AgNH3 ट्वाइस प्लस से Ag में कन्वर्जन, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.337 वोल्ट एंड आपको यहाँ पे जो है 2.303 इंटू RT बाय F है उसको 0.0592 एंड F बाय RT अगर आप ले रहे हो तो 38.92 आपको ये लेना है, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको कॉम्प्रिहेंशन तो समझ आ गया होगा। आपको ये 3 रिएक्शन दिए हैं और तीनों रिएक्शन का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और कहा है टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए आपका टोलेंस रिएजेंट यूज हुआ है, ठीक है। इस AgNO3 is added to the glucose with NH4OH then gluconic acid क्या है देखिए, बोला गया है 2Ag plus C6H12O6 plus H2O gives 2Ag, this is nothing but gluconic acid and 2H plus, ठीक है। now find K of this solution। तो आपको याद रखना है क्या क्या चीजें आपको दी हुई है, दैट इज Ag का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको जो Ag प्लस से Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है एंड AgNH3 ट्वाइस से Ag का भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसको आपको क्या क्या दिया हुआ मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। Ag का आपको दिया हुआ है Ag प्लस से Ag कन्वर्जन आपको दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। देन आपका ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड आपको दिया हुआ है -0.05 और जो आपका AgNH3 ट्वाइस प्लस से Ag एंड NH3 का कन्वर्जन है, इसको आपको दिया है 0.337 वोल्ट, ठीक है। ये तीनों के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए। अब आपको बोला है फाइंड के ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज कि आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ज्यादा है तो ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका E नॉट सेल है वो हो जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड। तो हाँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.8 माइनस 0.05 विच इज नथिंग बट 0.75 वोल्ट। क्लियर? नाउ ये आपको मिल गया E नॉट सेल। तो अब आपको क्या निकालना है, लॉग K से K या लॉग लीनियर K निकालना है, ठीक है। फाइंड लॉग लीनियर K बोला है तो आप लॉग लीनियर K निकाल सकते हैं और अगर आपको लॉग K निकालना है तो आप लॉग K निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉग लीनियर K बोला है तो हम डायरेक्टली लॉग लीनियर K भी निकाल सकते हैं। आप दोनों भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन से दोनों फॉर्मूले की बात करिए तो देखिए E इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, माइनस हम लिखते हैं 2.303 अपॉन N RT अपॉन F log K। नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट किया ना, यहाँ पे क्या होता है लॉग लीनियर होगा तो आपका ये लॉग लीनियर इज इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग के बराबर होता है। तो हम क्या इसको चाहे तो निकाल दें या फिर डायरेक्टली ये इक्वेशन ले लें, दोनों भी कर सकते हैं। तो आपके पास ई सेल क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, तो ई सेल तो आपका डायरेक्टली 0 हो जा रहा है, ठीक है। बचता है आपके पास ई नॉट, ये आपका ई सेल हो गया 0, ई नॉट आपने निकाला है 0.75 माइनस 0.05912 अपॉन, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की नहीं 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है ग्लूकोज के हिसाब से एंड देन आप बैलेंस भी करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके। और उसके बाद जो है आपका लॉग के आएगा, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग
k की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, log k की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 25.33, ठीक है। अब log k इज नथिंग बट log लीनियर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा log लीनियर इज नथिंग बट दिस, ठीक है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसी चीज को। अगर इसको आपको log लीनियर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ln k में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, 25.33 को मल्टीप्लाई बाय 2.303, सेम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका log k आ गया ना, अगर log ln k है तो log k आएगा, तो ये आपका 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा 58.38। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है log लीनियर का आया है 58.38, नथिंग बट ऑप्शन बी। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? When ammonia is added to the solution, अमोनिया ऐड करते ही सॉल्यूशन में pH जो है रेज हुआ है by 11, which half cell reaction is affected by pH and by how much? कौन सा हाफ सेल आपका अफेक्ट हुआ है और by कितना? तो बहुत सिंपल है। तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, जब भी एडिशन ऑफ अमोनिया होगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक बेस है और वो क्या करता है, H प्लस को एब्जॉर्ब करता है, राइट, यानी गेन कर लेता है, ऐड कर लेता है, NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है। As the following reaction takes place, C जो है NH3 plus H plus giving NH4 plus, क्लियर। ये इस वजह से जो है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ऑन एडिशन ऑफ अमोनिया pH इज रेज्ड, अभी आपको बोला गया है pH जो है रेज हुआ है बाय 11। तो अकॉर्डिंगली आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ H प्लस आयन, दैट इज concentration of H plus ions will be equal to 10 raised to minus 11. Then oxidation reaction क्या होगा इसका, oxidation reaction होगा H2O giving 2H plus, क्योंकि concentration of H plus ions गिर गया है, ठीक है। तो वो कितने से गिरा हमें वो देखना है। तो H plus ions जो बन रहा है वो H2O से बन रहा है, ठीक है। नाउ H2O से निकला H plus, ठीक है। अब ये देख रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि H जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लियर है। अब H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा उसका हम अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ई ऑक्स निकालते हैं, तो ये हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन दिस, दैट इज ई नॉट ऑक्स माइनस 0.592 by n, ठीक है, 5912 by n, दैट इज 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। तो by 2 आएगा log ऑफ H प्लस प्रोडक्ट में है अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट पे जो है उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। नाउ सी, यहाँ पर जब आपका कैलकुलेशन होगा तो ये आपको मिलेगा 0.05 माइनस 22 इंटू 0.59 बाई 2, ठीक है, log ऑफ 10 एंड द कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन जो आपकी वैल्यू आएगी 0 माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है, ई नॉट ऑक्सीडेशन का, ठीक है, माइनस 0.05 माइनस 0.65 वोल्ट आपको जो है कि वैल्यू मिलेगी। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इन शॉर्ट आपका ये ऐड ही हो रहा है बिकॉज दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑक्सीडेशन है, देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर जो आपका ई ऑक्सीडेशन है वो हो जाएगा इंक्रीज, विल इंक्रीज बाय वैल्यू, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात कर रहे हैं और उसमें हमारा जो है 0.65 ऐड हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल
वो हो रहा है 0.65 वोल्ट। क्लियर है? तो बाय 0.65 वोल्ट, बाय 0.65 वोल्ट आपका जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल इंक्रीज हो रहा है। सो आप देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 0.65 फॉर ई नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अमोनिया इज ऑलवेज एडेड इन दिस रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, आपको अमोनिया हमेशा ऐड होता ही है इन रिएक्शंस में, तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है राइट है? तो सबसे पहली चीज ऑप्शन ए दिया है NH3 combines with Ag plus to form a complex। क्लियर? क्यों? यस डेफिनेटली होता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये होता है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, नाउ हमको पूछा है विच इज इनकरेक्ट ना, तो ये याद रखना हमको पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो हमको वो ऑप्शन, ये अभी ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन ए, ये तो करेक्ट आ रहा है, ये हमारा करेक्ट आ रहा है। देन AgNH3 ट्वाइस प्लस इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस बिकॉज आपको पता है NH3 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। नाउ इन एब्सेंस ऑफ NH3 सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, करेक्ट, बिकॉज NH3 नहीं रहेगा तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ सिल्वर सॉल्ट फॉर्म करता है Ag। देन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्यों करेक्ट होगा तो वो देख लीजिए, अमोनिया जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे अमोनिया हैज नो इफेक्ट। ठीक है, जब अमोनिया का इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है NH3 हैज affected the standard reduction potential of glucose and ग्लूकोनिक एसिड, ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हमको बोला है कि इसका तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, NH3 का कोई इफेक्ट होता नहीं, जबकि यहाँ पे ऑप्शन डी बोला अफेक्टेड, यानी कि यह क्या होगा, इनकरेक्ट। फर्दर आप देखिए इंटॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है सिल्वर आयन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन बाय सिल्वर आयन जो है रिक्वायर करता है सिर्फ अल्कलाइन मीडियम, जब हमको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तभी ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसीलिए NH3 ऐड होता है, अदरवाइज हमें अमोनिया की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, NH3 हैज अफेक्टेड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पॉसिबल नहीं है, सो ये आपका स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट, अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन हमारा हुआ करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग अहेड with the next, we have taken a saturated solution of AgBr। ठीक है, KSP of it, that is of AgBr is 12 into 10 power minus 14। If 10 power minus 7 mole of AgNO3 are added to 1 liter of this solution, find conductivity। अगर आपको AgNO3 ऐड किया है 10 पावर माइनस 7 मोल्स, तो कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, that is nothing but specific conductance of this solution in terms of 10 raised to minus 7 SM inverse that and mole inverse। आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस दैट इज 6 into 10 power minus 3, lambda naught of Br minus that is 8 into 10 power minus 3, then lambda naught of NO3 minus that is 7 into 10 power minus 3। आपको इन शॉर्ट स्टूडेंट ये पूछ रहा है के टोटल, अभी के टोटल क्या है, तो के टोटल है, के इज नथिंग बट कापा, हम यहाँ पे किसकी बात करें, कापा, कंडक्टेंस की बात करें। ठीक है, तो कापा क्या होगा, कापा होगा के एजी प्लस प्लस के बी आर माइनस प्लस के NO3 माइनस। अब ये निकालें, ये हमको दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, ये के जी के बी आर नहीं दिया है, तो हमको ये निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, लैम्डा इक्वल टू कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज के बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो इस हिसाब से आपका हो गया कापा इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी, लैम्डा इंटू सी, राइट।
तो अकॉर्डिंगली अगर आप KSP फॉर AGPR देखते हैं, अगर आपको KSP जानना है AGPR का, तो क्यों जानना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे तो आप कापा नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको KSP निकालना पड़ेगा। तो KSP ऑफ AGPR, ठीक है, AGPR जो है इट इज नथिंग बट AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू BR माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने ले लिया है S और मान लीजिए इसको भी हमने लिया है S, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना कॉन्सेंट्रेशन में। तो आप एक चीज और नोटिस करिए कि Ag प्लस जो है एक और जगह से आ रहा है, कहाँ से, AgNO3 से भी आ रहा है। सी, आपको क्वेश्चन में बोला गया है ना, ये AgNO3 आपको ऐड किया है, इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका AgNO3 होगा, ठीक है, अगर मैंने कहा AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा S प्लस कौन सा 10⁻⁻7 जो आपको यहाँ से आ रहा है, AgNO3 से आ रहा है, तो इस हिसाब से आ जाएगा प्लस 10⁻⁷, ठीक है, होल इनटू Br का कॉन्सेंट्रेशन इज S, ठीक है। और आपको KSP दिया हुआ है, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻14 क्वेश्चन में दे रखा है KSP की वैल्यू। तो आपका जो S का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Ag का कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि इक्वल होगा Br से भी, लेकिन जब आप ये ऐड करोगे तो वो डिफर हो जाएगा, अदरवाइज डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो S जो आएगा आपका, दैट विल बी नथिंग बट Br का कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा कैलकुलेशन के बाद 3 इंटू 10⁻⁻7 मोलार, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻7 मोलार। अब इसको मोलार को मेट्रिक क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब। सी, यहाँ पे आपका जो सब कुछ है वॉल्यूम में कन्वर्ट होने वाला मीटर में, इसीलिए मेट्रिक क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4, क्लियर है। तो आपको S की वैल्यू मिली। S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब हो गया ये Br, क्योंकि Ag में तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा ना, इसके लिए S क्या हो गया, अकेला फॉर Br माइनस। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपका ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ठीक है। तो आप Ag का भी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो S प्लस 10⁻⁻7 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मेट्रिक क्यूब, क्लियर। उसके अलावा आपको NO3 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस दे रखा है, तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ करना तो है नहीं, 10⁻⁻7 है, इसको मेट्रिक क्यूब में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा इस तरह से, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻4, ये आपको दिया हुआ है ना। दिस इज सेम फॉर Ag फ्रॉम AgNO3 एंड NO3, ठीक है, इसीलिए आपको ये डायरेक्ट आ जाएगा ना। ये चीज आपको मिल गई कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अब सीधे आप क्या करोगे, निकालोगे KBr, KNO3, KAg प्लस, आपको लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, सी लैम्डा Ag प्लस दिया है, आपको लैम्डा Br माइनस दिया है, आपको लैम्डा NO3 माइनस दिया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको K निकालना है विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है। तो इस अकॉर्डिंगली आपका जो है KAg प्लस का वैल्यू आ जाएगा, सी 6, that is lambda 6 into 10⁻⁻3 into 4 into 10⁻⁻4, which is nothing but 24 into 10⁻⁻7, then KBr माइनस की वैल्यू जो है आपकी वो आएगी 8 into 10⁻⁻3 into 3 into 10⁻⁻4, which will be equal to again 24 into 10⁻⁻7, then आपका जो है KNO3 माइनस, इसका भी आपको मिल जाएगा वैल्यू, दैट इज 7 into 10⁻⁻3 into 10⁻⁻4, which is nothing but 7 into 10⁻⁻7,
ठीक है, ये तीनों आपको मिल गया, तो बचा आपको सिर्फ के टोटल निकालना है। और के टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों का एडिशन 24 इंटू 10 पावर -7 प्लस 24 इंटू 10 पावर -7, 7 इंटू 10 पावर -7। तो जो आपकी के टोटल की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो होगी 55 into 10 power -7। So this was K total and ये आपका आ गया आंसर जो आपको पूछा गया है। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको तीनों का एडिशन करने के बाद, तीनों के कंडक्टेंस को, तीनों आयंस के कंडक्टेंस को ऐड करने के बाद ही मिलेगा, अलग से नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए आपको हर एक का सेपरेटली कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा इस प्रोसेस से, और फिर जाके आपको मिलेगा के टोटल। तो ये रहा ओवरऑल हर टाइप का रिएक्शन, हर टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप इस चीज़ को आराम से रेफर कीजिए, बार बार रेफर कीजिए, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।